हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फुल JEE-PABT क्लास 11 का पेपर सॉल्यूशन। और पार्ट हमारा कौन सा रहेगा बेटा? केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 26 है कि द ऑक्साइड्स ऑफ एन एलिमेंट पजेस द मॉलिक्यूलर फार्मूला M2O3। यानी हमारे पास एक ऑक्साइड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है बेटा? M2O3 है। क्लियर? इफ द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल इज 9, तो हमारे पास मेटल है, उसका इक्विवेलेंट मास मुझे कौन सा दिया बेटा? 9 दिया है। क्लियर? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड विल बी। अब बेटा इक्विवेलेंट मास अगर मेरे पास 9 है तो ये मेटल हमारे पास कौन सी होगी? क्लियर? तो वो होगी हमारे पास कौन सी बेटा? तो वो होती है हमारे पास Al+3। क्लियर? तो ये एल्यूमिनियम का अगर हम जब मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास की जब बात करेंगे तो कौन सा होता है बेटा? 27। लेकिन हम लोग यहाँ पे किसकी बात करें? इक्विवेलेंट वेट। तो 27/3 करेंगे तो कितना होगा बेटा? हमारे पास इसका बन जाएगा 9। यानी हमारे पास ये जो मेटल जो है वो कौन सी मेटल है? एल्यूमिनियम है। राइट? यानी हमारे पास ये जो ऑक्साइड बनेगा कौन सा बन जाएगा? Al2O3 बन जाएगा। क्लियर? अगर ये हमारे पास Al2O3 ऑक्साइड है, अभी उसका मुझे क्या पूछा गया बेटा? इसका ही मुझे पूछा गया है मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? राइट? तो ये हो जाएगा 27 × 2 + 16 × 3, यानी ये नियर अबाउट हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा 102। कौन सा आ जाएगा बेटा? 102। तो आंसर हमारे पास कौन सा बनेगा बेटा? सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में क्या है? द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज। तो s ऑर्बिटल के लिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल कितनी होती है बेटा? हमारे पास पता है कि s के लिए L = क्या होता है बेटा? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितनी मिलने वाली? 0 मिलने वाली। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा बेटा? तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास बॉम्बे। चलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि H2O2 + O3 गिव्स H2O + 2O2, H2O2 + Ag2O गिव्स Ag + H2O + O2। रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द अबव रिएक्शन इज रिस्पेक्टिवली। बेटा हमको पता है कि जब भी H2O2 जब रिड्यूस होता है, क्या होता है? रिड्यूस होता है। राइट? यानी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो वो क्या रिलीज करता है बेटा? तो वो रिलीज करता है ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे भी क्या रिलीज कर दिया उसने? ऑक्सीजन। यहाँ भी क्या कर दिया बेटा? ऑक्सीजन। राइट? यानी दोनों के अंदर A और B में ये किसकी तरह काम करेगा? तो ये किसकी तरह काम करने वाला है? एक रिड्यूसिंग की तरह काम करने वाला है। राइट? तो ये ऑक्सीडाइजिंग इन A, रिड्यूसिंग इन B, ये गलत आंसर है। रिड्यूसिंग इन A यस राइट है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग इन B नहीं बेटा, ये गलत है। क्लियर? एंड थर्ड वन है रिड्यूसिंग इन A एंड B यस। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन कैसा है बेटा? राइट ऑप्शन है। तो ये 28 का आंसर कौन सा बनेगा बेटा? सी बनेगा। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द 2 moles of N2 is mixed with 6 moles of H2 in a closed vessel of 1 liter capacity. 50% is converted into NH3 at equilibrium. The value of Kc will be। तो हमारे पास बेटा क्या है? N2 को H2 के साथ मिक्स कर दिया है और क्या बन गया बेटा? अमोनिया बन गया है। क्या बन गया? अमोनिया बन गया है। राइट? तो इसकी बैलेंस रिएक्शन कौन सी बनेगी? तो यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2 moles of NH3। अब यहाँ पे क्या गिवन है? 2 moles of N2, यहाँ पे मोल गिवन है। 2 moles of N2 मिक्सड विथ 6 moles of H2 इन अ क्लोज वेसल। तो ये कितना बन रहा है बेटा? ये 2 मोल बन रहा है। कितना मोल बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। अभी रिएक्शन में हमको अमोनिया जो बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा? 50% बन रहा है। यानी अगर ये 50% अमोनिया बन रहा है, क्लियर, यानी ये भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा? ये 1 मोल फॉर्म होगा। ये कितना मोल फॉर्म होगा बेटा? 3 मोल फॉर्म होगा। ये कितना मोल फॉर्म होगा बेटा? 1 मोल फॉर्म होगा। राइट? तो जो 50% डिसोसिएशन के ऊपर इसका कंसंट्रेशन हमारे पास मिल गया है, कंसंट्रेशन हमारे पास आ गया है। राइट? हमको क्या पूछा गया है? Kc की वैल्यू पूछी गई। तो Kc = क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। राइट? प्रोडक्ट के अंदर कौन है बेटा हमारे पास? तो प्रोडक्ट के अंदर है हमारे पास हाँ अमोनिया। राइट? चलो अब बात करते हैं हमारे पास कंसंट्रेशन कितना मिला प्रोडक्ट के अंदर? अमोनिया। क्लियर? कितने हैं? तो ये 2 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं बेटा। 1 मोल से हो जाएगा 2 का स्क्वायर। कितना बनेगा? ये 2 और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास कितना रहेगा? 2। तो ये 2 का क्या बन गया बेटा? स्क्वायर बन गया। और रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास कौन है? तो रिएक्टेंट के अंदर है हमारे पास N2 एंड H2। राइट? तो N2 का कंसंट्रेशन कितना है हमारे पास? तो है 1 मोलर। राइट? उसका
1 पावर, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल फॉर्म बेटा 3 मोल्स, उसकी पावर कितनी रहेगी बेटा 3 रहेगी, राइट। तो इसका आंसर हमारे पास कितना रहेगा 2⁻², यानी 4 बाई कितना बनेगा 27। तो 4/27 हमारे पास कौन सा आंसर है, तो हमारे पास आंसर नंबर ए है। कौन सा बेटा आंसर नंबर ए है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। द करेक्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, नियॉन, हीलियम एंड नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली। बेटा मुझे एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा कि आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको लोग क्या बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो बेटा वो सबसे ज़्यादा होती है हीलियम की। किसकी होती है बेटा, हीलियम एंड नियॉन के, किसकी होती है हीलियम की। उसके बाद कौन आएगा बेटा, तो हमारे पास नियॉन आएगा। बेरिलियम एंड नाइट्रोजन की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन की जब बात करते हैं, ये दोनों सेम पीरियड के अंदर पीरियड नंबर 2 में अवेलेबल है, लेकिन बेरिलियम जो है वो ग्रुप नंबर 2 को फॉलो कर रहा है एंड नाइट्रोजन जो है ग्रुप नंबर 15 को फॉलो कर रहा है, राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो यहाँ पे बॉन्डिंग थोड़ी सी पावरफुल रहेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो रहेगी वो किसकी ज़्यादा बेटा होने वाली है, तो ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। किससे बेटा, बेरिलियम से। किससे बेटा, बेरिलियम से, राइट। चलो तो मतलब हुआ क्या कि सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, हीलियम की। उसके बाद किसकी होनी चाहिए, नियॉन की। उसके बाद किसकी होनी चाहिए, नाइट्रोजन। और उसके बाद किसकी रहेगी बेटा हमारे पास, बेरिलियम। तो देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू देखो कौन से 1 2 5 6 वो किसके लिए गिवन, नाइट्रोजन। तो ये आंसर नहीं है, ये भी ये सबसे वैल्यू नाइट्रोजन, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे देखते हैं सी ऑप्शन के अंदर ये सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी 1 2 5 6 वो किसके लिए, हीलियम के लिए। तो हाँ ये अवेलेबल है। फिर कौन है, नियॉन के लिए 1 0 1 2 जैसे नियॉन के लिए अवेलेबल है, क्लियर। उसके बाद अभी देखना जरूरी है नाइट्रोजन के लिए कितनी रहेगी, नाइट्रोजन एंड बेरिलियम में ज़्यादा किसकी रहेगी बेटा, नाइट्रोजन की रहेगी, राइट। तो उसका आंसर कौन सा रहेगा, ये 999 और 786। तो 999 बड़ी वैल्यू है, क्लियर। तो 786 किसकी रहेगी बेटा, बेरिलियम की रहेगी। ये हमारे पास सी ऑप्शन कैसा आंसर है, करेक्ट आंसर है। कैसा है, करेक्ट आंसर है, राइट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी इसके अंदर। बात करते हैं 31 नंबर के अंदर क्या पूछा गया, इन द अबव कंपाउंड, ये हमारे पास कंपाउंड है, विच कार्बन एटम विल सोज द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, तो होती है sp3 sp कार्बन। उसके बाद कौन सी रहेगी बेटा, sp2। और उसके बाद कौन सी रहेगी, sp3। यानी जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। यानी इसके अंदर क्या करना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम से ही पता चल जाएगा, राइट। तो पहले का ये जो है पहला कार्बन कौन सा बन जाएगा, सिंगल बॉन्डेड है यानी sp3 बन जाएगा। ये मेरे पास दूसरा कार्बन डबल बॉन्डेड यानी कौन सा बन जाएगा, sp2 बनेगा। तीसरा देखो बेटा, तीसरा देखो, इसमें गलती मत करा, दोनों जगह पे डबल बॉन्ड है, दोनों करीना अगल बगल में डबल बॉन्ड बना के बैठी, यानी इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा, sp बनेगा। और इसका कौन सा बन जाएगा बेटा, sp2 बनेगा, क्लियर। तो sp2 वाले हमारे पास कितने हैं, 2 है। sp3 वाला है कि सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, sp यानी कौन सा कार्बन होगा, कार्बन नंबर 3। तो आंसर हमारे पास 3 वाला आंसर कौन सा रहेगा, आंसर नंबर सी। कौन सा रहेगा, आंसर नंबर सी रहेगा, क्लियर। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 32। अमोंग द फॉलोइंग ऑर्बिटल और बॉन्ड्स द एंगल इज मिनिमम एंगल किसके बीच में होता है, वो बात हो रही है। sp3 की बात करते हैं, sp3 के अंदर 109.5 होती है, राइट। px एंड py की बात करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास कौन होगा, px ये है, राइट। और हमारे पास कौन सा py, ये कितना रहेगा बेटा, नियर अबाउट वो एक्सिस के ऊपर होता है, x एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस पे 90 डिग्री रहेगा उसका, राइट। तो दोनों में कम किसका हुआ, तो H2O की बात करेंगे तो H2O के अंदर के हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, 107 जितना रहता है, क्लियर। यानी इससे छोटा बॉन्ड एंगल किसका होगा, px एंड py का होगा, राइट। और लास्ट में है sp बॉन्ड में कितना रहेगा बेटा, 180 डिग्री रहता है, कौन सा 180। तो सबसे मिनिमम बोला है, तो मिनिमम आंसर हमारे पास कौन सा रहेगा, बॉम्बे। कौन सा रहेगा, बॉम्बे रहेगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर क्या पूछा है, करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से सब लोग लिखते हैं, C डबल बॉन्ड हो, राइट। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, तो
तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा और यह बन जाएगा ऑक्सीजन, ये बन जाएगा। देखो ऑक्सीजन की औकात कितने बॉन्ड बनाने की है, 2, यहाँ पे कितने बना दिए, 3, यानी ये ऑक्सीजन अपनी औकात से बेटा ज़्यादा बॉन्ड बना दिया, उसको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर चार्ज कौन सा रहेगा बेटा, माइनस चार्ज आएगा। क्लियर, तो ये उसका करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्पेशल केस होता है बेटा, थोड़ा सा याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बस ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया 1 और ये हमारे पास बन गया स्ट्रक्चर नंबर 2। देखते इसमें क्या क्या गिवन है। पहले दिया ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो बेटा ऐसा बनता नहीं है, ध्यान रखना, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड, यस ये बी वाला है, बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा, हमारे पास बी वाला बन गया। अब दूसरा ऐसा गिवन है कि नहीं वो देख लेते हैं। ऑक्सीजन माइनस, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड और सी वाला आंसर नहीं होगा। डी देखते हो, ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड, यस सिंगल, फिर सिंगल फिर सी ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, यस प्लस चार्ज, यानी बी और डी हमारे पास दोनों बनते हैं। और बी और डी वाला आंसर हमारे पास कौन सा रहेगा बेटा, रहेगा बॉम्बे। कौन सा रहेगा हमारे पास, बॉम्बे इस करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर IUPAC नेम की बात हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी हम लोग पेरेंट कार्बन चेन PCC को बेटा हम लोग फॉलो करते हैं तो हेलोजन की प्रायोरिटी कम आएगी कंपेरेटिवली sp3 कार्बन यानी अल्केन से। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे इस कार्बन से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये बन गया 6। फिफ्थ के ऊपर कौन है, Br यानी ब्रोमो। तो बस तो आपको वही देखना है, फिफ्थ के Br कहाँ पे, 5, ये 2 ब्रोमो है, 2 3 है, तो 2 वाला तो आंसर गया। 2 3 डाई मिथाइल, 5 ब्रोमो हेक्सेन, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। 2 3 डाई मिथाइल है, क्लियर, लेकिन 5 ब्रोमो हेक्सेन पीछे नहीं लगता है बेटा, वो ब्रोमो कहाँ पे आएगा, आगे आता है। कहाँ पे आएगा, आगे, क्योंकि वो प्रीफिक्स में लगता है ना कि सफिक्स के अंदर। क्लियर, चलो उसके बाद 2 ब्रोमो तो आंसर नहीं आएगा, तो हमारे पास आंसर कौन सा बचा, डी बचा। कौन सा बचा, डी। तो करेक्ट नाम क्या बेटा उसका, तो इसका करेक्ट नाम रहेगा 5 ब्रोमो 2 3 डाईमिथाइल, क्या बनेगा, हेक्सेन। क्लियर, 34 का आंसर कौन सा बनेगा, दिल्ली। चलो बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पे पॉजिटिव के बगल में कौन है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड है। फिर यहाँ पे देखो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यानी रेजोनेंस बनेगा यहाँ पे। क्लियर, तो ये यहाँ पे आ जाके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे मिलेंगे यहाँ पे। क्लियर, अगर इसकी बात करो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे रेजोनेंस होने के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्लियर, तो इन दोनों के अंदर ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा बेटा, तो बी रहेगा। अब डी की बात करेंगे, ध्यान रखना डी के अंदर देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, यानी यहाँ पे हमको क्या देखना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, ये डबल सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, रेजोनेंस बनेगा। क्लियर, प्लस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जो कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन कौन सा बना बेटा, ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है। ये कौन सा बन रहा है बेटा, प्राइमरी बन रहा है। क्लियर, समझ में आया। तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, टर्सरी होता है, सीधी बात। क्लियर, तो ये सी ऑप्शन गया। बी में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी क्या है, रेजोनेंस भी है, प्लस बेटा हमारे पास क्या है, रेजोनेंस भी दिखा रहा है। क्लियर, तो ये बी और डी के अंदर कौन गया बेटा, बी का चला गया। अब तो हमारे पास बचा कौन, तो हमारे पास आंसर कौन सा बचा है, डी बचा है, जिसके अंदर टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है। यहाँ की दोनों की प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलाइज करेगी और यहाँ पे रेजोनेंस भी है। यहाँ पे क्या बेटा, रेजोनेंस है, यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कौन कर रहा है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 4। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा रहेगा, आंसर नंबर डी। कौन सा रहेगा बेटा, आंसर नंबर डी रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। चलो मैच द कॉलम्स, हमको बेटा कॉलम को मैच करना है। क्लियर, तो क्या है, तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की ये सब टर्म गिवन है। डेल्टा एच इज इक्वल टू, देखो ये कौन सी है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT, ये वाला इक्वेशन में यूज़ किया है। तो देखते हैं H2 प्लस Br2 फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, NP, ये डेल्टा Ng का मतलब क्या हो जाएगा, तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू NP माइनस क्या बन जाएगा, NR। और NP माइनस NR की जब भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये 2
2 माइनस टू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो ये 2 माइनस टू इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, यानी ये वाली पूरी टर्म 0 बन जाएगी। यानी फर्स्ट वाले के अंदर आंसर कौन सा बनेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी फर्स्ट वाले का बन जाएगा आर। तो फर्स्ट वाला आर वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ए और बी है, यानी कौन सा गया, सी और डी गया। क्लियर। चलो सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड PCl5, इसमें क्या बन रहा है, PCl3 एंड Cl2 बन रहा है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू सेकेंड रिएक्शन के लिए क्या बनेगी बेटा, ये 1 + 1 क्या बन गया है 2, माइनस हमारे पास PCl5 कितना बन रहा है बेटा 1 मोल है गैसियस फॉर्म में, तो ये 2 - 1 इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी। यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा यू प्लस क्या बनेगा, आर टी बनेगा, क्योंकि डेल्टा एन जी इज इक्वल टू क्या है 1। तो डी प्लस आर टी इज इक्वल टू हमारे पास ऐसा रिलेशन कहाँ पे है, तो ये एस के साथ है। चलो बी के ऊपर एस है, तो ये बी के ऊपर कौन है, पी है, तो ये आंसर ए गया। आंसर हमारे पास कौन सा बनेगा बेटा, बी बनेगा, राइट। सिमिलरली आप सी और डी को चेक कर सकते हो। सी के साथ बेटा क्या कनेक्ट होगा, तो सी के साथ हमारे पास कनेक्ट हो जाएगा पी, राइट, और डी के साथ हमारे पास जो बचा वो कौन सा बनेगा, क्यू बनेगा। क्लियर। तो ये भी मस्त क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोला गया, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीडेट कंप्लीटली, राइट। तो MnO4 माइनस की जब बात करते हैं, तो MnO4 माइनस कौन सी मीडियम के अंदर बात हो रही है बेटा, एसिडिक मीडियम के अंदर। तो MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में किस में जा रहा है बेटा, Mn+2 में जा रहा है, राइट। प्लस यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा, लूज करेगा, राइट। चलो इतना क्लियर होगा बेटा सबको, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके MnO4 माइनस के एन फैक्टर की। तो एन फैक्टर कितना होगा बेटा, यहाँ पे ये +7 में से किसमें गया, +2 में गया, तो यहाँ पे एन फैक्टर इज ऑफ MnO4 इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास एन फैक्टर किसका निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेट आयन का निकालना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीडेट आयन का निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट होता है बेटा, ये Fe+3 में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज हो जाएगा, राइट। तो देखो Fe+2 किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, Fe+3 में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, हमारे पास 1 मिल गया। यहाँ पे देखो ये +2 में से किस में ये +3 में से किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, ये +3 है, राइट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा, तो हो गई 1। लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हैं, 2 है, राइट। तो Fe2O4 के एन फैक्टर की जब भी मैं बात करता हूँ तो एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर हमारे पास कितना निकलेगा, तो एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सीलेट क्या बन जाएगा, तो फेरस ऑक्सीलेट का एन फैक्टर की वैल्यू बन जाएगी N1 प्लस बेटा क्या बन जाएगा N2। N1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, दूसरा हमारे पास कितना होगा 2, यानी ये बन गया हमारे पास टोटल 3। अब मुझे क्या निकालना पूछा गया है, तो बेटा हमको पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4, यानी हमारे पास क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या करेंगे, FeC2O4 -2। क्लियर। तो हमारे पास ये दोनों करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, n इंटू एन फैक्टर ऑफ MnO4, यहाँ पे क्या होगा n इंटू एन फैक्टर ऑफ FeC2O4। यहाँ पे n की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने गिवन है, 1 मोल्स है, कितने गिवन है, 1 मोल गिवन है। एन फैक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, एन फैक्टर वैल्यू हमारे पास 5 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू 3/5, एंड 3/5 का मतलब कितना मोल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल 0.6, कितना हो जाएगा 0.6। इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा बेटा, तो आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। कौन सा बनेगा, आंसर नंबर सी। बहुत क्वेश्चन है ये भी, क्लियर। तो ध्यान रखना है 37 का आंसर बन रहा है 0.6। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा गया, द एग्जिट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट द कंपाउंड नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, ब्यूटेनॉन एंड ब्यूटेनॉल। तो ध्यान रखना है कि एक हमारे पास कौन है, अल्कोहल, और दूसरा कौन है बेटा हमारे पास ऑन यानी कीटोन। तो अल्कोहल और कीटोन के अंदर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है बेटा, तो ध्यान रखना वो होता है अल्कोहल का। क्लियर। आगे देखते हैं हमारे पास कौन है, अल्केन है। कौन बेटा हमारे पास अल्केन है। तो अल्केन एंड कीटोन के अंदर किसका ज़्यादा रहेगा बेटा, तो बट ऑब्वियसली कीटोन का ही रहेगा। डन। तो हमारे पास जनरल फार्मूला ये बन के आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट के लिए। चलो क्लियर। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऑर्डर आ रहा है, यानी अल्केन की जब बात करते हो, अल्केन के अंदर हमारे पास कौन स्ट्रक्चर है, नॉर्मल पेंटेन एंड आइसोपेंटेन।
राइट। तो नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन के अंदर नॉर्मल पेंटेन की चेन कैसी रहेगी बेटा, सिंगल, राइट। और आइसो के लिए हमारे पास कितनी रहेगी, एक ब्रांच रहेगी। तो एज द ब्रांच इंक्रीजेस सरफेस एरिया विल बी द डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, द वंडर वर्ल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल विल बी द डिक्रीजेस एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड द डिक्रीजेस। यानी नॉर्मल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली ब्रांच वाले अल्केन से, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो नॉर्मल अल्केन का ज़्यादा रहेगा किससे बेटा, ब्रांच अल्केन से। किससे बेटा, ब्रांच अल्केन से, राइट। तो हमारे पास ये बन गया आंसर। तो सबसे कम किसका रहेगा, ब्रांच अल्केन। ब्रांच अल्केन यानी नॉर्मल पेंटेन है या आइसोपेंटेन है, तो सर आइसोपेंटेन है। तो पहले दिया है नॉर्मल पेंटेन, तो ये आंसर गया। बी में आइसोपेंटेन है तो आंसर नंबर बी हमारे पास आ सकता है। क्लियर। ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉन तो आ नहीं सकता, राइट। सबसे कम ब्यूटेनॉल सबसे ज़्यादा होता है बेटा, सबसे कम नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर देखो यहाँ से कौन सा बन रहा है, तो अल्कोहल, फिर कीटोन, उसके बाद नॉर्मल और उसके बाद सबसे लोएस्ट के अंदर ब्रांच अल्केन। तो यहाँ पे पहले गिवन है ब्रांच अल्केन, फिर नॉर्मल अल्केन, फिर ये कीटोन है और फिर हमारे पास कौन है बेटा, अल्कोहल है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द ट्रांस अल्केन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, राइट। तो बेटा हमारी ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है कि अल्काइन जब होती है उसके रिडक्शन हम लोग करेंगे। तो ध्यान रखना है जब हमारे पास लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस के अंदर, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस के अंदर अगर हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव मेटल्स, किसकी बात करेंगे, एक्टिव मेटल्स हम लोग लाइक सोडियम, राइट, उसका रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं तो ये कौन सा एडिशन देता है, तो ध्यान रखना ये ट्रांस एडिशन देता है। कौन सा एडिशन देता है, ट्रांस एडिशन। यानी एक हाइड्रोजन अवेलेबल साइट पर अटैक करेगा और एक नॉन अवेलेबल साइट पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से हम इस अटैक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंटी यानी ट्रांस एडिशन हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो हमारे पास H2PD BaSO4 ये कौन सा करेगा, तो ये सिस दोनों साइड से सेम होगा। NaBH4 बेटा कौन सा रहेगा, सिस अल्किन फॉर्म करेगा। SnHCl भी कौन सा करेगा बेटा, सिस फॉर्म करेगा। लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल्स ये जो होता है, राइट, ये क्या करेगा बेटा, ये ट्रांस एडिशन करेगा। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, सी। इसको बेटा मार्क करके रखिएगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, रीएजेंट का क्वेश्चन है। बात करते हैं 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशंस विल बी द मोस्ट स्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सा होता है बेटा, हमको पता होगा कि जो हमारे पास एंटी होता है, कौन सा होता है बेटा, एंटी। क्लियर। ये सबसे ज़्यादा बेटा कैसा रहता है, स्टेबल होता है। उसका रीज़न क्या है, तो उसके रीज़न के अंदर एक ही कारण है कि जो मिथाइल ग्रुप्स जो होते हैं, राइट, वो कैसे रहते हैं, बल्कि ग्रुप जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन यानी 180 डिग्री के ऊपर होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ये हमारे पास है, मिथाइल, और दूसरा मिथाइल कहाँ पे है, तो ये है दोनों हाइड्रोजन, ये हो गया बेटा मिथाइल। देखो ये दो मिथाइल एक दूसरे कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसे रहेगी बेटा, मिनिमम रहेगी, यानी उसके अंदर अपोजिशन कैसा रहेगा बेटा, अपोजिट जो डायरेक्शन के अंदर जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है वो मिनिमम रहता है। इसका करेक्ट आंसर बेटा यही बनने वाला है। फिर भी BCD देखते हैं, दो मिथाइल है, देखो बल्कि ग्रुप नज़दीक है, राइट। तो बल्कि ग्रुप नज़दीक होने के कारण बेटा रिपल्सन फोर्स यहाँ पे है, कैसा बनता है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनता है। क्लियर। इसका नाम क्या होता है बेटा, इक्लिप्स होता है। कौन सा होता है, इक्लिप्स होता है। क्लियर। ये जो हमारे पास होता है, चलो क्लियर। तो ये हमारे पास मिथाइल थोड़े से दूर गए, यानी ये नज़दीक है, फिर थोड़े से दूर चले गए। तो इस और इन बी और सी की जब बात करते हैं तो रिपल्सन फोर्स मिनिमम कहाँ लगता है, तो सी में लगता है, यानी स्टेबल ज़्यादा कौन सा रहेगा, सी कंपेरेटिवली बी। और डी की जब बात होती है तो डी के अंदर देखो मिथाइल हाइड्रोजन ये कौन सा होता है बेटा, तो ये होता है हमारे पास पार्शियली स्ट्रक्चर बनते हैं, जहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन के बीच बेटा क्या बनता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, लेकिन मिनिमम लगता है। दोनों बल्कि ग्रुप यहाँ पे नज़दीक है, राइट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है बेटा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है हमारे पास ए वाला। कौन सा होता है, ए वाला फॉर्म। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, कन्फर्मर में से है, यानी अल्केन के आइसोमर में से, राइट। चलो बात करते हैं नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन की। O-2 F- Na+ एंड Mg+2 इसकी जो हमारे पास आयनिक जो रेडियस है उसका बेटा क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर लिखना है बेटा। यहाँ पे ये सब जो है स्पीसीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो जब हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होती है उसके अंदर आयोनिक रेडियस का ऑर्डर
कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, तो डिसाइड करते हैं नेगेटिव पे मोर चार्ज होना चाहिए, फिर हमारे पास कौन सा होगा बेटा, तो हमारे पास रहेगा नोबल गैस, राइट। फिर धीरे धीरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा लगाने हैं, राइट। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है, तो देखो यहाँ पे है O-2 और दूसरा कौन है, बस कोई है F- है तो -2 रहेगा। फिर कौन सा रहेगा, F- रहेगा। Na+ और Mg+2 की बात करें, पहले कौन सा आएगा बेटा, Na+ आएगा, फिर कौन सा आ जाएगा Mg+2, राइट। पॉजिटिव के अंदर पहले कम, फिर कहाँ पे जाना है, ज़्यादा पे जाना है, क्लियर। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर बन गया किसका बेटा, आयोनिक रेडियस का। तो ऐसा हमारे पास आंसर कौन सा, F- नहीं है, Mg+2 नहीं है, O-2 नहीं है, राइट, क्योंकि उसके बगल में कौन है बेटा, Mg+2 Na+ गिवन है। आंसर हमारे पास कौन सा बनेगा, दिल्ली बनेगा। कौन सा बनेगा, दिल्ली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 कि हमारे पास जो भी ऑक्साइड्स गिवन है उसके बेसिक कैरेक्टर को बेटा मुझे क्या करना है, पहचानना है। तो ध्यान रखना है, मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, क्लियर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्लियर। और जो मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स होते हैं उसके कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखो कौन से हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है और सिलिकॉन है। सोडियम और मैग्नीशियम दोनों कौन है, मेटल्स है, राइट। और मेटल के अंदर ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका रहेगा, तो बताओ, इससे सोडियम का रहेगा। यानी सोडियम का जो ऑक्साइड्स रहेगा कौन सा रहेगा, सबसे ज़्यादा बेसिक, यानी पहले कौन सा आएगा, सोडियम का आएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, मैग्नीशियम का आएगा, और लास्ट में कौन सा, सिलिकॉन। सिलिकॉन कौन है, तो ये सेमी मेटल है। कौन है बेटा, सेमी मेटल्स है, सेमी मेटल्स है, राइट। यानी लास्ट में हम लोग किसको रखेंगे, सिलिकॉन। यानी सोडियम का ऑक्साइड कौन सा बना, यहाँ पे Na2 बनेगा। Mg का कौन सा बनेगा, MgO, और SI का कौन सा बनेगा, SiO2 बनेगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से बनने वाला है, पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन। आंसर नंबर हमारे पास कौन सा बनेगा, A बनेगा। 43 की बात करेंगे कि हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, H2 + Br2 gives 2 HBr, और डेल्टा S0 की वैल्यू गिवन है। डेल्टा S0 हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू कितनी गिवन है, 20.1। कितनी गिवन बेटा, 20.1, राइट। चलो, और उसके लिए हमारे पास कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ Br2 की बात हो रही है। Br2 कहाँ पे है बेटा, हाँ, रिएक्टेंट की साइड है, ओके। चलो, उसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, डन। हाँ, तो कौन सी वैल्यू गिवन है, तो हाँ, H2 की वैल्यू गिवन है। H2 के एंट्रोपी की वैल्यू कितनी गिवन है, डेल्टा S0 H2 के लिए वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, तो है 130.6 है ना। डेल्टा S0 Br2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। डेल्टा S0 HBr की कितनी गिवन है भाई, तो वह गिवन है 198.5, ओके। डेल्टा S0 हमारे पास कितना गिवन है बेटा, तो वो है 20.1 नहीं निकालते, 21 ही लेते हैं, डन। इसका निकालते हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा S0 टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है बेटा, तो 2 × HBr हो जाएगा। तो डेल्टा S0 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × डेल्टा S0 क्या बन जाएगा, HBr, माइनस क्या करेंगे हम बेटा, तो इन दोनों की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, डेल्टा S0 H2 माइनस डेल्टा S0 Br2, बस वैल्यू रख दो। डेल्टा S0 की वैल्यू यहाँ पे 20, ये 2 × क्या करना पड़ेगा, 198.5, माइनस क्या करो बेटा, माइनस 130.6, माइनस क्या Br2 की निकालनी है। ये वैल्यू जो भी आएगी हम राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, तो हमारे पास आंसर नियर अबाउट कितना बनेगा, तो इसका आंसर बनने वाला है हमारे पास 246। कितना बनेगा बेटा, 246 आंसर बनेगा, ध्यान रखना, क्लियर। इसका आंसर कितना बनेगा, 246, है ना। कैलकुलेट कर लेना, बस यही क्वेश्चन की वैल्यू आपको रख देनी, यहाँ पे रखनी है 20, ये हो जाएगा 200 × 2 यानी 400, नियर अबाउट। 400 माइनस क्या करेंगे, 130, राइट। इधर हम लोग वैल्यू लेके आएंगे माइनस क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, डन। चलो बात करते हैं 44।
वह HCl इज नॉट यूज्ड इन मेक द मीडियम ऑफ एसिडिक इन रेडॉक्स टाइट्रेशन इन KMnO4। बेटा KMnO4 के साथ हम लोग HCl को क्यों यूज़ नहीं करते, उसका रीज़न क्या बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब KMnO4 जो होता है ना वो HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा, राइट, तो HCl को ऑक्सीडाइज करके, राइट, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये Cl2 गैस लिबरेट करता है। क्या करता है, Cl2 गैस लिबरेट करता है। क्लियर, मतलब हुआ क्या कि HCl का बेटा ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, है ना, इसके अंदर Cl2 के अंदर। ओके, बस इसका यही रीज़न है। तो ये बोथ HCl है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, दोनों नहीं है। KMnO4 इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज HCl इंटू Cl2। यस, ये हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा इसका। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा NCERT का पढ़ लेना, मस्त क्वेश्चन है ये भी। वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, बॉम्बे। चलो उसके बाद बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज रेजोनेंस, कौन सा रेजोनेंस शो करता है। तो रेजोनेंस की कंडीशन कौन सी होती है बेटा, तो हमारे पास पाई सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, इधर कैटायन हम लोग बोल सकते हैं, पाई सिंगल लोन पेयर इधर कार्बेनाइन बोल सकते हैं, पाई सिंगल पाई हम लोग बोल सकते हैं, है ना। पी पाई सिंगल पी पाई होगा तो भी हो जाएगा, पी पाई सिंगल डी पाई होगा तो भी हो जाएगा, है ना। और हमारे पास पाई सिंगल फ्री रेडिकल, इतनी कंडीशन के अंदर रेजोनेंस रज्जो रानी प्रेजेंट होती है हमारे पास। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन है, तो ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस एब्सेंट। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड चाहिए, है ना। अल्टरनेटिव पोजीशन पे क्या चाहिए बेटा, डबल बॉन्ड चाहिए, है ना। तो ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ये भी नहीं आएगा। यानी हमारे पास आंसर कौन सा बचा, आंसर नंबर डी, जिसके ऊपर बेटा क्या होता है, रेजोनेंस होता है। देखो कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। यानी यहाँ पे बेटा क्या होता है, रेजोनेंस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, राइट। ये कहाँ से होगा, इस तरीके से होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस कंडीशन को फॉलो करके बेटा क्या करेगा, रेजोनेंस देगा। तो 45 का आंसर कौन सा बनेगा, दिल्ली बनेगा, डी बनेगा। ओके ओके, चलो बेटा, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन गिव्स, यानी इथेन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। इथेन का मतलब क्या होगा, C2H6। कंबशन करना यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे हम लोग, तो क्या बनेगा बेटा, तो CO2 बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, H2 बनेगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे 2 है तो ये 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, राइट। यहाँ पे कितने वाटर बनने वाले बेटा, ये 6 है, तो कितने बन जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 2 ज़ा 4, 4 + 3 7, यानी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 7/2 कर देंगे। ओके, यानी अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा लास्ट में, अब फाइनल ये बन जाएगा हमारे पास 2, ये हमारे पास बन गया 4, ये बन जाएगा हमारे पास 6, राइट। कुछ इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन बन रही है। ओके डन, चलो। तो देखो यहाँ पे पहले मोल की बात करते हैं। तो 2 मोल्स ऑफ इथेन से कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलते बेटा, तो 6 मोल मुझे क्या मिलता है बेटा, वाटर मिलता है, राइट। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, डन। तो 2 मोल से बेटा मुझे कितने मिल रहे हैं, 6 मोल मिल रहे हैं, क्लियर। तो 1 मोल्स, यहाँ पे इथेन का मतलब क्या होगा बेटा, इथेन का मतलब होगा ये मोलर मास कितना हो जाएगा इथेन का, अगर मैं ग्राम की बात करूँ तो C2H 12 2 ज़ा 24, 24 + 6 कितना हो जाएगा, 30, है ना। तो अगर ये 30 ग्राम हम लोग लेते हैं, राइट, तो H2O कितना मिलता है बेटा, तो यहाँ पे 18 मिलता है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 6, या मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे बेटा 2 कर देंगे,
है ना, इतना ग्राम की। तो यहाँ मेरे पास कितना ग्राम गिवन है, 3 ग्राम गिवन है। अगर मैंने 3 ग्राम ले लिया तो कितने ग्राम वाटर मुझे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कितने ग्राम वाटर मिलेंगे। डन। तो हमारे पास सबसे पहले क्या मिलेगा, ग्राम ऑफ वाटर मिलेगा। डन। ग्राम ऑफ वाटर के मिलने के बाद हमारे पास क्या मिलने वाला है बेटा, तो हमारे पास मिलने वाला है उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसके मॉलिक्यूल्स निकालने। क्या निकालना है बेटा, मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कैपिटल एन की बात कर देते हैं, है ना। वाटर इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, एन ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपन क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मास हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम लोग, एन ए कर देंगे। बात खत्म, बस मुझे इतना निकालना है। डन। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, वाटर का मास मिलेगा, राइट। मोलर मास ऑफ वाटर मुझे पता है कितना बेटा, 18 है। तो मुझे क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। क्लियर। इनटू मुझे क्या करना पड़ेगा, एन ए। तो देखते कितना मिल रहा है, ये 6 3 सा कितना होगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 18 यानी डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, 60 होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर नियर अबाउट कितना मिल रहा है बेटा, तो 18 समथिंग ही मिलेगा। 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 समथिंग कुछ आंसर मुझे मिलने वाला है। और उसकी रिएक्शन उसका मल्टीप्लाई करूँगा बेटा एन ए के साथ, यानी 6 इंटू 10 रेज़ पावर 23 के साथ। देखो कर लेते हैं आंसर ये कितना मिलेगा, है ना। तो चलो वेट ऑफ H2 विल बी 3 इंटू 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30। ये 6 5 सा हो जाएगा 30, है ना। चलो तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10, यानी ये हमारे पास है नियर अबाउट वेट ऑफ द मॉलिक्यूल हमारे पास कितना रहेगा, 18 3 ज़ा 54 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10 यानी 5.4, राइट। 5.4 डिवाइडेड बाई बेटा मैं क्या करूँगा, मोलर मास ऑफ वाटर यानी 18, राइट। 54 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे बेटा, एन ए, है ना। तो इसका आंसर कितना मिलेगा हमारे पास, नियर अबाउट 0.3 इंटू एन ए, यानी हमारे पास आंसर ये 6 3 ज़ा कितना होगा, 0.3 इंटू 6 इंटू 10⁻23, यानी इसका नियर अबाउट हमारे पास आंसर मिल जाएगा इन 22 में कितना मिलेगा बेटा, 18। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कितना बन जाएगा, 18 बनेगा, है ना। सबसे इजी क्वेश्चन। चलो बात करते हैं 47 नंबर की क्वेश्चन। ये क्या गिवन है, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल गिवन है। क्या बात है, यानी ये W की वैल्यू गिवन है ना। इफ़ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ इज 300 नैनोमीटर आर इंसिडेंट, ओके हम लोग बेटा क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज होती है, यानी मुझे क्या करना है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसके ऊपर से। तो टोटल एनर्जी जो है वो माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क फंक्शन यानी W की वैल्यू। यानी हम लोग यहाँ पे ये टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो इसको हिंट यहाँ पे दिया गया है। क्या दी गई बेटा, नैनोमीटर में है। तो E इज इक्वल टू HC अपन क्या करेंगे बेटा, लैम्बडा कर देंगे, है ना। H की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू रखेंगे, लैम्बडा की वैल्यू रख देंगे। तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। बस एनर्जी की वैल्यू हम लोग किसके टर्म में लानी बेटा, इन टर्म्स ऑफ जूल लानी है, ध्यान रखना। इन टर्म्स ऑफ क्या लेनी है, जूल लानी है। तो एनर्जी हम लोग जूल में कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। और बस वर्क फंक्शन हमारे पास कितना गिवन है, देखो तो ये गिवन है 4.41 इंटू 10⁻⁹। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं जल्दी फटाफट, है ना। 1 मिनट, चलो तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। इज इक्वल टू HC बाई लैम्बडा। चलो क्लियर। तो जूल इंटू सेकंड के अंदर ये वैल्यू हमारे पास गिवन ही है, देखो 6.6
यहाँ से रख देता हूँ बेटा, वैल्यू सब कुछ गिवन आपके पास। 10⁻34 जूल इंटू बेटा क्या है, सेकंड हो गया। सी की वैल्यू भी गिवन है, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड। देखो मैं पूरा यूनिट के साथ लिख रहा हूँ, आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास ये जो गिवन नैनोमीटर में, किसमें गिवन है, नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को बेटा हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, अब सीधा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये 300 है, 10⁻⁹ कर देंगे। क्लियर। चलो इसको करेक्ट करते हैं हम लोग, क्यों ये आंसर किस में आएगा हमारे पास, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया सेकंड इंटू सेकंड कैंसल, ये होगा मीटर 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 कैंसल। आंसर किसमें मिलेगा, जूल में मिलेगा। क्लियर बेटा। तो ये आंसर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 3, ये हो जाएगा 3 कैंसल आउट, ये हो गया 100 ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 6.6 इंटू 10⁻, इतना है -31 + 70, यानी हो जाएगा ये 19 -19 जूल, है ना। ये एनर्जी की वैल्यू मिल गई, देखो -19 जूल। क्यों -19 के में टर्म में रखा है, उसका रीज़न क्या, देखो यहाँ पे -19 के टर्म में गिवन है, प्लस हमको क्या पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी गिवन है ना। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी निकाली, 6.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बेटा, 4.41 10⁻⁹ जूल। -19 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या करेंगे, 6.6 माइनस 4.41, है ना। ये इंटू 10⁻⁹ को क्या कर दिया, अलग से निकाल दिया, बात खत्म हो गई। तो इसका आंसर हम 6.6 माइनस क्या करेंगे, 4.41। चलो तो इसका आंसर कितना आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.22 10⁻⁹, है ना। ये हो गया जूल में। डन। तो आपको नियर अबाउट इंटीजर में लेके जाना बेटा, तो ये आंसर कौन सा होगा, 222 इंटू 10⁻20 और 21, है ना। चलो डन। 2 स्टेप जाएंगे तो कौन सा, 21 जूल हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इंटीजर में 222। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्या गिवन है, एक रिएक्शन गिवन बेटा, कौन सी है, x + y गिव्स 2z, ऐसा कुछ गिवन है ना। चलो x के कितने मोल गिवन है हमारे पास, ये मैं मोल लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। x के है 1 मोल, तो y के कितने बेटा हैं 1.5 मोल, तो z के कितने बने था 0.5। ओके। वेयर टेकन इन 1 लीटर वेसल, यानी ये ही उसकी बेटा क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी, मोलारिटी। ये 1 हो गई, ये 1.5, ये 0.5, है ना, डिवाइड बाय 1 कर दिया इसकी वजह से। चलो अब हम लोग बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे है, द कंसंट्रेशन ऑफ Z वाज 1, ओके, मोल पर लीटर, ये हो गया मोलारिटी यानी मोल पर लीटर, एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज x/15, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, मुझे x की वैल्यू बेटा निकालनी है। क्लियर। वैल्यू कितनी गिवन है, x/15 गिवन है। क्या गिवन बेटा, x/15 गिवन है। ओके चलो। तो ये z का बेटा मुझे गिवन है कौन सी, एट इक्विलिब्रियम। ये वैल्यू गिवन हमारे पास 1 मोल पर लीटर, है ना। चलो तो बस हम लोग वैल्यू निकालते हैं अब इसकी। तो चलो इसके लिए क्या बन जाएगा बेटा, ये तो इक्विलिब्रियम पे पूछा गया है, तो सिंपल चीज़ है क्या, t = 0 टाइम के ऊपर ये कितना था बेटा, ये 1 था, ये 1.5 था, ये 0.5 था। क्लियर। तो t = t टाइम के ऊपर ये कितना मोल डिसोसिएट हो जाएगा, 2x जितना डिसोसिएट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1.5 माइनस x जितना डिसोसिएट होगा, ये 1 माइनस x जितना डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। तो उसके ऊपर से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बस वही तो मुझे चाहिए, है ना। चलो फटाफट कर देते जल्दी से। कैसे करेंगे बेटा, देखते हैं। चलो इक्विलिब्रियम के ऊपर ये कितना मिलेगा बेटा मुझे, तो ये है 0.5 प्लस ये क्या मिलेगा 2x, ये कितना कंज्यूम होगा बेटा 1.5 माइनस क्या होगा x,
ये कितना कंज्यूम होगा, 1 माइनस एक्स कितना कंज्यूम हो जाएगा, है ना। ये मुझे मिल गया इक्विलिब्रियम के ऊपर बेटा क्या, कंसंट्रेशन, क्योंकि ये एक्स मोल डिसोसिएट हो जाएगा, ये तो एक अंडरस्टूड बात है ना। तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ गया है। अब इसके बाद किसकी वैल्यू निकालूंगा बेटा मैं, एक्स की वैल्यू निकालूंगा। क्लियर, किसकी वैल्यू निकालूंगा बेटा मैं, एक्स की वैल्यू निकालूंगा। और हमको क्या गिवन है, इक्विलिब्रियम के ऊपर जेड की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो तो 1 मोल कितनी है, क्या वैल्यू है 1 मोल। तो क्या लिखेंगे 2z, इक्विलिब्रियम के ऊपर वैल्यू कितनी है 0.5 प्लस बेटा क्या हो जाएगा 2x, है ना। तो ये वैल्यू कितनी गिने 1 मोल गिवन है, तो 0.5 प्लस क्या बन गया 2x, है ना। तो इसके ऊपर से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। तो ये 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 0.5, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया ये 0.5। डन, क्लियर। तो x इज इक्वल टू 0.5 बाई 2, यानी मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ ना, नहीं चलो, x इज इक्वल टू क्या होगा 0.25, बस बात ख़त्म हो गई। बस ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन इसका कितना मिल गया बेटा, तो 1 माइनस 0.25, यानी हो जाएगा ये 0.75 जितना हो जाएगा ना बेटा। देखते हैं, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बन जाएगा ये 1 माइनस यानी 0.75 मोलर बन गया। ये कितना बन गया 1.5 माइनस एक्स की वैल्यू 0.25, यानी कितना बन गया ये 1.0 मोलर, 1.25 मोलर, सॉरी कितना बन गया 1.25। कैलकुलेशन अच्छी तरीके से करना इसमें। और इसका आंसर मेरे पास कितना मिल रहा है बेटा, इसका तो 1 गिवन ही है। चलो बेटा क्या क्या पूछा गया हमारे पास, बस हमको पूछा गया है किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना। हाँ चलो तो बात करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई 0.25, कितनी मिल गई 0.25, देखो यहाँ पे गिवन नहीं है बेटा, x इज इक्वल टू 0.25। ओके डन, क्लियर है। चलो देखते हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो Kc की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो तो थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं। तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, प्रोडक्ट के अंदर कौन है बेटा, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 0.75 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/4 लिख सकता हूँ, है ना। मेरे पास ये 1.25 यानी क्या होगा 5/4 हो जाएगा। इसका बेटा मैं एलसीएम लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, Kc इज इक्वल टू 1 अपॉन ये क्या बनने वाला है 16 बन जाएगा, है ना, यानी बन जाएगा 16/15। और ये Kc इज इक्वल टू वैल्यू कितनी की हो रहा है x/15 है, तो इज इक्वल टू बेटा क्या होगा x/15। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 16, कितनी मिल जाएगी बेटा 16 मिल जाएगी। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी मिलने वाली है बेटा, हमारे पास 16 मिलने वाली है। इसका आंसर कितना बनेगा 16 बनेगा, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। At a constant volume 4 moles of an ideal gas when heated from 300 Kelvin to 500 Kelvin, यानी ये जो वैल्यू मुझे मिल गई डेल्टा टी वो कितनी मिल गई 200 केल्विन की मिल गई। चलो, है ना, इंटरनल एनर्जी बाई 500 जूल। द मोलर हीट कैपेसिटी की बात हो रही है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी सीवी की वैल्यू बेटा मुझे निकालनी है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। देखते हैं,
चलो जल्दी फटाफट, कौन सा इक्वेशन हम लोग बेटा यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो क्यू वी एन सी वी इंटू डेल्टा टी की बात करेंगे, बस यही तो इक्वेशन यूज़ करेंगे हम, है ना। तो ये हमारे पास गिवन है कितनी है, 5000 जूल है। एन इज इक्वल टू क्या बेटा 4 गिवन है, ये कितना गिवन है 5000, ऐसा कुछ है ना। एन की वैल्यू कितनी है 4, सी वी की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 200। तो हमारे पास आंसर कितना बन जाएगा बेटा, ये 5000 800 सी वी, तो ये 5000 डिवाइडेड बाय 800 सी वी, तो इस तरह कर देते 50 डिवाइडेड बाय 8। ओके 6.25, यानी ये हमारे पास आंसर कितना मिल जाएगा 625 इंटू 10⁻², तो इसका आंसर होगा 625, है ना। क्यू बी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, रिलेशन का यूज़ करके इक्वेशन लगा देना है, बात खत्म है ना। अब क्या पूछा गया है, मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्स फॉर चेन आइसोमरिज्म इन ईथर। चलो ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चेन आइसोमरिज्म ईथर की बात करेंगे तो ऑक्सीजन है ना, एक एक लगा दिया तो चेन बनेगा नहीं बनेगा, देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये 2 2 4 है ना, इसका बनेगा कि नहीं, तो मेरे इसके पास आंसर कितना बनेगा 4। चलो पोजीशन आइसोमरिज्म अल्केनॉल पोजीशनल आइसोमर्स, तो पोजीशनल आइसोमर का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, पोजीशन हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे बेटा, पोजीशन चेंज करेंगे। किसकी पोजीशन चेंज करेंगे बोलो तो, हैं किसकी चेंज करेंगे अल्कोहल के अंदर। तो ये फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, यहाँ पे एक OH लगा दिया तो दूसरा OH यहाँ पे लगा दूंगा, तो पोजीशन आइसो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। 1 ऑल या 2 ऑल बन जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा 2, है ना। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म इन अल्काइन, फंक्शनल ग्रुप के लिए मेरे पास कितने कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है, अल्काइन की बात, किसकी बात हो रही है, अल्काइन। तो 1 2 3 3 में तो होगा नहीं कुछ, 4 करेंगे तो हो जाएगा ना, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और कौन सा बनेगा कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से होगा, है ना। तो ये हमारे पास वो कितने बन गए 4, तो टोटल 4 + 4 8, 8 + 2 = 10, इसका आंसर कितना बनेगा 10 बनेगा, है ना। क्लियर, चलो